हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, हम उत्तराखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस के 10th क्लास के। तो अभी तक हमने 2020 का पेपर सॉल्व कर लिया था और 2019 का कर रहे हैं, जिसका अभी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था 2 दिन पहले, जिसमें हमने 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे हम 18 से लेके 24 तक के क्वेश्चन इस सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं 18 क्वेश्चन से। देखो, 18 क्वेश्चन में पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इसमें NH3 की, दैट मीन्स अमोनिया, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और फ्लोरीन F2 की, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो होती क्या है कि जो किसी भी अणु के अंदर परमाणु हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं, किस तरह से वो बंधित हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो आपके सामने पहले यहाँ पे NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पांचों इलेक्ट्रॉन को हमने ब्लैक डॉट से दिखाया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके इलेक्ट्रॉन को हमने हर एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्स से दिखाया है। जो ये आपको क्रॉस दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेता है, मतलब NH3, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी युग्म, इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म। मतलब NH3 में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं जो इसने बॉन्ड शेयर नहीं किए, वो है लोन पेयर। ठीक है, अब सेकेंड है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो, सल्फर के संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हमने ब्लैक डॉट से दिखाया है, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास 4 लोन पेयर रह जाते हैं। मतलब 4 बॉन्ड इसके पास ऐसे हैं जो ये बॉन्डिंग में उनको शेयर नहीं करता, तो इसके पास रह जाते हैं 4 अबंधित यानी एकांकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2S में सल्फर के 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बने होंगे, और इसके पास 2 होंगे एकांकी युग्म, इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म रहेंगे सल्फर के। अब इसके बाद आता है फ्लोरीन F2। ठीक है, फ्लोरीन गैस है। फ्लोरीन के संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 फ्लोरीन के जो परमाणु हैं आपस में संयोग करके एक F2 का अणु बनाते हैं। तो हमने एक फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनको ब्लैक डॉट से दिखाया है। दूसरे फ्लोरीन के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों फ्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, जिससे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ये इस तरीके से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है स्वपरागण एवं परपरागण। समझते हैं, हमें इनमें अंतर बताना है। देखो, स्वपरागण वो होता है मोस्टली द्विलिंगी पुष्प में होगा, यानी कि द्विलिंगी पुष्प वो होगा जिसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पे होंगे। ठीक है, पर अगर एकलिंगी पुष्प हुआ, उस केस में स्वपरागण तब होगा नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पे होंगे। मतलब या तो दोनों जो नर और मादा जननांग है एक ही पुष्प पे होने चाहिए, या एक ही पौधे पे होना चाहिए, उस केस में स्वपरागण होगा। और जो पुंकेसर और स्त्री केसर होंगे, वो स्वपरागण के केस में पुष्प पे इस तरह से होने चाहिए कि परागण आसानी से वर्तिकाग्र पे चले जाएं। उसी केस में स्वपरागण आराम से हो पाएगा। जिन पुष्पों में स्वपरागण होता है वो सुगंध रहित होते हैं, और मतलब उनकी कोई स्मेल नहीं होती, अनाकर्षक होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं होते, मतलब कि ब्राइट कलर के नहीं होते, छोटे होते हैं, और मकरंद रहित होते हैं। मतलब कीट वगैरह, जो तितली वगैरह है, वो भी उन पे नहीं आती। अब परपरागण देखते हैं। पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं। नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। स्वपरागण के जस्ट ऑपोजिट होगा ये। इसमें नर और मादा भाग, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सके। इस बार ये जो पुष्प होते हैं परपरागण जिनमें होता है, वो प्राय गंधयुक्त, मतलब अच्छी स्मेल होती है उनकी, आकर्षक होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, बड़े या छोटे समूह में रह सकते हैं, और मकरंद युक्त होते हैं। स्वपरागण के जस्ट उल्टा होंगे इनके जो कैरेक्टर्स होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, 19 क्वेश्चन के। इसमें पूछा है एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। देखो, जब पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प में इन दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा तो पुष्प एकलिंगी कहलाएगा। मतलब नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा। जैसे पपीता और तरबूज इसके एग्जाम्पल हैं।
उभयलिंगी पुष्प क्या होगा? जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उनको उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, जैसे गुड़हल और सरसों, ये उभयलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल हैं। अब जो 20th क्वेश्चन है उसके अंदर तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन का एक स्वच्छ चित्र बनाना है और उसके अंदर केंद्रक, दुर्मिका और तंत्रिकाक्ष को दर्शाना है। ये है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। इसके अंदर आपको केंद्रक, तंत्रिकाक्ष और दुर्मिका ही दर्शाना है एग्जाम में। तो आगे आपको जो ऑरेंज कलर की बॉडी दिख रही है ये तो है कोशिका काय। इसके मध्य में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये केंद्रक है और कोशिका काय के चारों तरफ जो ये बालों की जैसी संरचना निकल रही है इसको कहते हैं दुर्मिका। और इसमें से जो पीछे की तरफ एक लंबी धागे की जैसी संरचना निकल रही है उसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, इसके साथ हमें ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करना है। तो आपको एक तो इसके अंदर वृक्काणु का डायग्राम बनाना है, ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ है। फिर तुम्हें इसकी जो संरचना और क्रियाविधि को डिटेल में बताना है। देखो क्या होता है वृक्काणु, ये वृक्क की यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब पूरी की पूरी जो किडनी है वो बहुत सारे वृक्काणु से मिलके बनी होती है। और वृक्काणु के दो भाग होते हैं, एक तो मेलपीघीन संपुट जिसके अंदर बोमेन संपुट और रुधिर केशिकाओं का जाल यानी केशिका गुच्छ, जो केशिका गुच्छ लिखा हुआ है वो आता है और बोमेन संपुट आता है। सेकेंड भाग इसका नलिकाकार भाग जो संग्राहक वाहिनी में खुलता है। ठीक है, लास्ट में आपको येलो कलर का जो है कि पेड़ की तरह की संरचना दिखाई दे रही है लंबी सी, यह है संग्राहक वाहिनी। अब इसकी जो क्रियाविधि है, देखो केशिका गुच्छ में धमनी की जो शिखा आती है वह इससे निकलने वाली शिरा की शाखा से अधिक चौड़ी होती है। आप इसकी संरचना को ध्यान से देखो तो आपको इसमें एक धमनी की शाखा नजर आएगी और एक शिरा की शाखा नजर आएगी। तो जो धमनी वाली शाखा है वो शिरा वाली शाखा से ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इससे क्या होगा, जो केशिका गुच्छ में रुधिर आएगा तो ज़्यादा लेकिन निकलेगा कम। ठीक है, यानी जो रुधिर का प्लाज्मा है वो केशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाएगा और जो संपुट है बोमेन संपुट उससे होके वो बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को कहते हैं परानिस्यंदन या डायलिसिस। ठीक है, अभी जो निस्यंदन है, जो छनित्र है, ये इसमें कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल रहेगा। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है, मतलब वो अवशोषित हो जाते हैं ये पदार्थ। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र, हर 2 किडनी होती है, हर एक किडनी में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका यानी कि मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। जो वृक्क को, ये जो मूत्रवाहिनी है ये वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, इकट्ठा रहता है और फिर वहाँ से समय समय पे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुआ वृक्काणु की संरचना और इसकी कार्यविधि। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो कई सारे ऐसे पौधे हैं जो कायिक प्रवर्धन से उगाए जा सकते हैं, जैसे कि गन्ना, गुलाब, अंगूर, मतलब जिनको कलम करके लगाया जाता है जिनके पौधों को। सेकंड पार्ट में पूछा है समजात व समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। देखो समजात अंग वो होते हैं, विभिन्न जीवधारियों में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी मूलभूत रचना तथा उद्भव समान होता है परंतु कार्य भिन्न होते हैं, जिसकी वजह से जो बाह्य संरचना है उसमें भिन्नता आ जाती है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, इन सब की बाह्य संरचना डिफरेंट है, लेकिन अगर देखा जाए इनकी जो मूलभूत रचना है और उद्भव है वो सेम है। फिर है समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग इसके जस्ट अपोजिट होंगे, यानी जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना तो भिन्न होगी लेकिन कार्य समान होंगे। जैसे कीट, पक्षी और चमगादड़, इन सब के जो पंख हैं वो उड़ने का काम करते हैं, पर कीटों के पंख काइटिन से बने होते हैं और पक्षियों के पंख अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं। मतलब इनकी जो मूलभूत रचना है, उद्भव है, वो सेम नहीं है, मतलब सारे सेम चीज़ों से नहीं बने हुए, मतलब इनकी जो उत्पत्ति है वो समान पूर्वजों से नहीं होती। तो इस तरह के अंग समवृत्ति अंग कहलाते हैं, जिनकी रचना अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा 22nd क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में आरेख की गणना कीजिए। यहाँ पे एक विद्युत परिपथ सेटअप है, उसके अंदर हमें एक तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है। देखो इसमें 4 प्रतिरोध लग रहे हैं, ए और बी। एक 20 ओम का प्रतिरोध है, एक 10 ओम का प्रतिरोध है, जो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। फिर नीचे है सी और डी है।
सी पे 5 ओम का प्रतिरोध लग रहा है और डी पे 25 ओम का प्रतिरोध, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और देखा जाए तो जो ए बी और सी डी ये वाली जो शाखा है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो पहले हम ए बी पे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर सी और डी में श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध होगा उसको समांतर क्रम में रख के निकालेंगे। तो जब ए बी में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है R = R1 + R2, मतलब आप दोनों प्रतिरोध को जोड़ दो, 20 और 10 ओम के दो प्रतिरोध जोड़ोगे तो 30 ओम आ जाएगा। इसी तरह से जो सी डी वाली शाखा है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ा जाता है, 5 ओम और 25 ओम के दो प्रतिरोध जोड़ोगे तो 30 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार 30 ओम का प्रतिरोध आया है, इसको आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/R = 1/R1 + 1/R2, मतलब आपको 1/30 + 1/30 करना है तो 2/30 आ जाएगा। 1/R = 2/30 होगा तो R क्या हो जाएगा? 30/2, मतलब उल्टा हो जाएगा। 2 से 30 को डिवाइड करोगे तो 15 ओम आएगा, यानी 15 ओम है कुल प्रतिरोध परिपथ का। अब सेकेंड पार्ट में निकालना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो देखो जो ये परिपथ है इसमें 24 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यानी विभवांतर है इसका 24 वोल्ट। और प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है I = V/R। V विभवांतर है और R है प्रतिरोध। तो V यहाँ पे दिया हुआ है 24 और प्रतिरोध अभी हमने निकाला है 15 ओम। आप 24/15 लिख करोगे और 15 से 24 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6, मतलब 1.6 एम्पियर में धारा प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई है बिंब की, मतलब जो हाइट है बिंब की वो 5 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है उत्तल दर्पण की, और जो वस्तु है वो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होगी दर्पण से वो हमेशा माइनस में आती है, ठीक है। तो अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, मतलब देखो जो वस्तु की दर्पण से दूरी होती है उसको हम u लिखते हैं, u मतलब होगा यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब R 30 सेंटीमीटर है, पर हमें प्रतिबिंब का पता करने के लिए कहाँ पे है, हमें फोकस दूरी चाहिए, क्योंकि हमारा दर्पण सूत्र क्या है 1/v + 1/u = 1/f। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हो जाएगी 30 का हाफ, मतलब 15 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे पहले दर्पण सूत्र, मतलब 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से हमें v की वैल्यू पता करनी है, तो 1/v को हम इसी साइड रखेंगे और 1/u को ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी कि 1/f - 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे हम f की और u की वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू 15 है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर लिखेंगे 1/u, u भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1/15 + 1/20 हो जाएगा। फिर 15 और 20 का LCM लेंगे 3 आएगा। इसको 15 4 जा 60 होते हैं तो 1 4 जा 4 हो जाएगा, 20 3 जा 60 होते हैं तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 4 + 3/60 आएगा। तो 1/v है ये, 1/v = 7/60। जब हम v निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/7, जिसको आप कैलकुलेट करोगे 7 से 60 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.57 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, देखो जो आंसर है ये आया है प्लस में, यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के विपरीत और उल्टी तरफ बनेगा लेंस से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो जब ये विपरीत है तो एक तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वो माइनस में थी वस्तु की जो दूरी थी और ये प्लस में है तो ये उल्टा बनेगा। अब हमें आकार निकालना है, इसका आकार निकालते हैं आवर्धन से। आवर्धन का सूत्र होता है, m से डिनोट करते हैं आवर्धन को, v/u या h'/h। तो हम रखेंगे h'/h = v/u। यहाँ से जो h' है वो तो होगा प्रतिबिंब का आकार, मतलब जो हमें निकालना है, और h है वो है जो वस्तु है यानी बिंब है उसका आकार, जो हमें पता है 5 सेंटीमीटर है। v हमें पता है प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है 8.5 सेंटीमीटर, और u है दर्पण से जो वस्तु है उसकी दूरी, मतलब बिंब की दूरी जो पहले उसमें दी हुई है -20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे 5, v की मल्टीप्लाई करेंगे 8.57 / -20।
जब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट आएगी 2.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो भी पता चल गई, 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, आकार भी पता चल गया और प्रकृति भी पता चल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर है, ऑप्शन में पूछा हुआ है प्रकाश की स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है। स्पेक्ट्रम की किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है। ये उस न्यूमेरिकल के साथ आपको ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, यहाँ पे प्रिज्म बना हुआ है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर मतलब नीचे की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग रंगों की किरणों में विभाजित होती है। तो इस प्रकार से जो ये विभिन्न रंगों का एक समूह उत्पन्न होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म है, इस पे देखो लेफ्ट साइड से ये प्रकाश पुंज आ रहा है, श्वेत प्रकाश पुंज, और ये जब इसके अंदर आएगा प्रिज्म के तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा झुक के, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें किस रंग का विचलन ज़्यादा होता है किसका कम, तो देखो आप जो को ये जो दिख रहा है स्पेक्ट्रम, इसमें रेड कलर सबसे ऊपर है, मतलब लाल रंग का विचलन तो सबसे कम हुआ है, और बैंगनी रंग यानी वॉयलेट है, देखो आप विब गिवर में देखो, वी सबसे नीचे है, आर सबसे ऊपर है, यानी वॉयलेट सबसे ज़्यादा झुका है, तो वॉयलेट रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और रेड कलर का विचलन सबसे कम होगा, ठीक है। जो लाल प्रकाश है उसका विचलन कम होगा और जो बैंगनी प्रकाश है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद है हमारा 24वां क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 25 से लेके जो क्वेश्चन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो थर्ड वीडियो बनेगी इस वाले पेपर की और लास्ट वीडियो होगी, 3 वीडियो में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है और ओजोन परत का महत्व बताना है। तो देखो जो वायुमंडल का स्तर है, उच्चतर स्तर, सबसे टॉप का स्तर है, वहाँ पे सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उनके प्रभाव से ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन जो हमारी होती है O2 अणु है, उसी से ओजोन बनती है। क्या होता है कि जो ये पराबैंगनी विकिरण होती है इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन बना लेती हैं। देखो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है फर्स्ट वाली O2 है, जिस पे पराबैंगनी किरणें आई तो ये O+O यानी स्वतंत्र ऑक्सीजन में टूट गई। फिर यहाँ पे जो दूसरा ऑक्सीजन का अणु होगा वो इस स्वतंत्र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O3 यानी ओजोन गैस बना लेगा। अब जो ये ओजोन गैस की परत बनती है वायुमंडल में, ये इन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये बहुत हानिकारक होती हैं, त्वचा कैंसर वगैरह उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पराबैंगनी विकिरण है जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो ओजोन परत का काम है कि इन पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करे। यहाँ पे इस वीडियो का तो एंड हुआ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से क्वेश्चन करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ना, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।